आज की वीडियो आपके लाइफ की सबसे बड़ी गेम चेंजर वीडियो होने वाली है। को हो सकता है सही करियर को चूज करने में काफी ज्यादा मदद करें मेडिकल करें कि हम किस लाइन में जाएं। और इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और बाकी यूट्यूब और वीडियोस और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी गाइडेंस एक ऐसी हो गई है कि पूरी के पूरी राह के ढेर में एक सुई के बराबर। हम बात सुनते हैं कि वो 19 साल में सफल हो गया, 21 साल में हो गया, तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं? आप भी हो सकते हैं। इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आप कर सकते थे। शायद हो सकता था कोई गलती दूसरे लोगों ने की और वो नहीं हो पाए, लेकिन आपको ये हम गलती नहीं करने देंगे। तो देखिए, बाकी को अगर नौकरी करनी है, आजीवन यहाँ देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ानी है और खुद की स्थिति भी सही करनी है, तो सीएसएस जैसी जॉब यहाँ पर बहुत शानदार हाई प्रोफाइल नौकरी हो जाती है उनके लिए, जिसमें ना उनको दिक्कत है ना उनके ससुराल वालों को दिक्कत है और बहुत ही बढ़िया तरीके से जीवन चल सकता है। अगर आपको भौक जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। आज की वीडियो आपके लाइफ की सबसे बड़ी गेम चेंजर वीडियो होने वाली है। एक ऐसी वीडियो जो आपको हो सकता है सही करियर को चूज करने में काफी ज्यादा मदद करे। एक ऐसी वीडियो हो सकता है जिसकी आपको सबसे ज्यादा तलाश थी। सबसे बड़ी बात यहां पर पता है क्या आती है? जब हम 12वीं करना आज के समय शुरू करते हैं ना, तो उसके बाद में ही मन में 100 तरह के ख्याल आ जाते हैं। यार इसके बाद क्या करेंगे, इंजीनियरिंग करें, मेडिकल करें कि हम किस लाइन में जाएं। और इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और बाकी यूट्यूब और वीडियोस और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी गाइडेंस एक ऐसी हो गई है कि पूरी के पूरी राख के ढेर में एक सुई के बराबर। आप समझ ही नहीं पाते हैं। आपको होटल मैनेजमेंट का सब पैकेज देखते हैं, आपको लगता है वो भी बहुत अच्छा है। आप इंजीनियर्स को देखते हैं, आपको लगता है आप भी दुबई में जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि हमारी आज की जो हमारी पोटेंशियल है, जो हमारी रिसोर्स है, उसके हिसाब से मेरा करियर गाइडेंस जो रहे वो क्या रहे। मैं कौन सी चीज चूज करूं कि जिसको मैं कम समय के अंदर में जो है सफलता प्राप्त कर पाऊं। यहाँ पे जब लोगों की हम बात सुनते हैं कि वो 19 साल में सफल हो गया, 21 साल में हो गया, तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं? आप भी हो सकते हैं। इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आप कर सकते थे। शायद हो सकता था कोई गलती दूसरे लोगों ने की और वो नहीं हो पाए, लेकिन आपको ये हम गलती नहीं करने देंगे। तो देखिए, 12वीं के बाद में काफी सारे अलग अलग फील्ड होते हैं। इंजीनियरिंग भी है, मेडिकल भी है, गवर्नमेंट एग्जाम्स भी है। तो इन्हीं गवर्नमेंट एग्जाम्स में मेरे भाई एक सबसे बड़ा प्यारा एग्जाम आता है आपका एसएससी। ठीक है, हम सारे एग्जाम्स के बारे में अलग अलग सेपरेट वीडियोस ला करके सबको बताएंगे कि 12वीं के बाद में रेलवे की तैयारी कैसे करे, 12वीं के बाद में एसएससी की तैयारी कैसे करे और तमाम तरह की बातें। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको एक वीडियो के माध्यम से नहीं बताया जा सकता, इसलिए अलग अलग एग्जाम्स के वीडियोस को ला करके हम सारी बातें आपको समझाएंगे। तो फिलहाल अगर हम अभी बात करें यहाँ पर कि कोई बच्चा अगर सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहता है 12वीं के बाद में, तो उसको कौन सी परीक्षा का चयन करना चाहिए? तो नो डाउट मेरे भाई यहाँ पर एसएससी। और एसएससी ही क्यों करना चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे, तरीके से बताएंगे, तसल्ली से बताएंगे। सब्र रखिए। फिलहाल इस वीडियो के अंदर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले कि एसएससी को ही क्यों चूज करें, पहला सवाल। दूसरा मेरे भाई, जितने एसएससी के एग्जाम्स हैं हमने यहाँ पर उसको पूरा पूरा लिस्ट किया हुआ है। 10वीं से लेकर के ग्रेजुएट लेवल तक जितनी परीक्षाएं होती हैं, सैलरी के हिसाब से हमने सारी की सारी चीजें रखी हैं। उनका सिलेक्शन का पैटर्न रखा है कि कितने नंबर का पेपर होता है, क्या होता है, कैसे आप उसमें चयन ले सकते हैं। तैयारी के समय जो कॉमन डाउट आते हैं यहाँ पर हमने उसको भी पूरा कवर किया है। सबसे बेस्ट रिसोर्सेस क्या हो सकते हैं, फ्री में भी पेड में भी, जिससे आप पढ़ करके अपना सिलेक्शन ले पाए, हमने उसकी भी मेरे भाई पूरी यहाँ पर जानकारी रखी है। प्रिपरेशन करने की सही रणनीति क्या होती है जिससे कम समय के अंदर में आप सिलेक्शन ले पाए, हम इसके ऊपर में भी चर्चा करेंगे। और अंत में हम आपको ये बताएंगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई यहाँ पर शुरुआत करते हैं। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। सबसे पहली बात यहाँ पर हम दोस्तों करते हैं कि वाई एसएससी एग्जाम है। एसएससी एग्जाम ही क्यों मेरे भाई? देखो, इसके पास मेरे पास बहुत प्यारा और बहुत ही शानदार मेरे भाई जवाब है। क्या होता है, 12वीं के बाद में हमारे सामने काफी सारे गवर्नमेंट स्कोप्स खुलते हैं। एक तरफ बैंकिंग भी है, दूसरी तरफ रेलवे भी है और उसके बाद यूपीएससी भी हो गई और बाकी एसएससी भी हो गई। अब देखिए, हर किसी के बस की बात नहीं है यूपीएससी की तैयारी करना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा लेवल हो जाता है। तो लोग ये सोचते हैं कि कम समय देना पड़े और एक अच्छी प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी मिल जाए, वो कहां पर हम जा सकते हैं? तो आप एसएससी में जा सकते हैं, क्योंकि एसएससी में 10वीं से लेकर के ग्रेजुएशन लेवल तक काफी सारे पद हैं, रेगुलर परीक्षाएं होती हैं और सबका पैटर्न लगभग सिमिलर है। ऐसा नहीं है कि 10वीं लेवल के लिए कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है और ग्रेजुएट लेवल के लिए कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है। आप उन्हीं 4 सब्जेक्ट को पढ़ करके इनमें से किसी में भी नौकरी ले सकते हैं। पेपर एकदम टाइमली होता है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, पैटर्न एकदम सिमिलर है और एक से एक बढ़िया बढ़िया इसके अंदर में पद है। मतलब लड़कियों को अगर नौकरी करनी है, आजीवन यहाँ देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ानी है और खुद की स्थिति भी सही करनी है, तो सीएसएस जैसी जॉब यहाँ पर बहुत शानदार हाई प्रोफाइल नौकरी हो जाती है उनके लिए, जिसमें ना उनको दिक्कत है ना उनके ससुराल वालों को दिक्कत है और बहुत ही बढ़िया तरीके से जीवन चल सकता है। अगर आपको भौकाल काटना है तो जीएसटी इंस्पेक्टर जैसे पद जो है अपने आप में वर्दी वाला यूनिफॉर्म अपने आप में तबाही काटने के लिए काफी है। अगर आपको एडवेंचर में जाना है तो सब इंस्पेक्टर सीबीआई वाला जो पोस्ट है वो अपने आप में बहुत प्यारा है। अगर आप 10वीं लेवल में हैं, कलेजा है आपके पास में, हिम्मत है आपके पास में, तो आप पारामिलिट्री फोर्सेस को ज्वाइन करके आप देश सेवा कर सकते हैं। तो तमाम तरह के ऐसे जो पद होते हैं ना, वो मौका जाने का सिर्फ एक ही मेरे भाई यहाँ पर कमीशन है, वो मौका देती है, वो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी। इसमें आपकी एंट्रेंस कैसे होगी, क्या होगा, वो हम सारी बातें अब हम खुल करके सारी बातें बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि एसएससी कितनी परीक्षाएं कंडक्ट कराती है, कौन कौन सी परीक्षा होती है, किस लेवल पर होता है, क्या डिग्रियां उसके लिए चाहिए और किस तरह की नौकरी होती है, वो सारी बातें। बहुत मेहनत की है मैंने इस पीपीटी के ऊपर में और एक एक बात को मैंने इसके अंदर में रखा है, तो उम्मीद करेंगे कि आपको पूरा पूरा फायदा मिले। देखिए, सबसे पहले अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर 10वीं पास किया है, ठीक है, तो 10वीं पास वाले बच्चों के लिए सबसे पहला मौका हो जाता है एसएससी एमटीएस में जाने का, फिर उसके बाद में एसएससी जीडी कांस्टेबल में जाने का और सिलेक्शन पोस्ट की भी कुछ नौकरियां आती हैं जो 10वीं लेवल पर होती हैं।
क्योंकि बहुत बड़ी डिग्री पर ये नहीं है, तो नौकरी भी वैसे ही है। या तो अगर आप मान लीजिए एमटीएस लेवल से जा रहे हैं तो आपको प्यून वाली नौकरी मिल जाती है, प्यून मतलब क्लर्क वाला, छोटा मोटा फाइल ढोने वाला काम हो गया, ठीक है। और अगर आप जीडी से जाते हैं तो जितने भी पारा मिलिट्री फोर्सेज है उनमें आप कांस्टेबल में लगते हैं, जैसे कि आईटीबीपी हो गया आपका, सीआईएसएफ हो गया, हर जगह पर, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो जो काम रहता है एमटीएस वालों का काम जो होता है वो मेरे भाई यहाँ पर ऑफिस वाला काम रहेगा, और जीडी वालों का जो काम होता है वो पूरा पूरा मेरे भाई फील्ड वर्क रहता है, ठीक। अगर आपकी डिग्री थोड़ी ज्यादा है, अगर आप 12वीं पास हैं यहाँ पर, तो 12वीं पास वाले जो भाई लोग हैं वो एसएससी सीएचएसएल यानी कंबाइन हायर सेकेंडरी लेवल की तैयारी कर सकते हैं, वो स्टेनोग्राफर का पेपर दे सकते हैं, वो सिलेक्शन पोस्ट का मेरे भाई यहाँ पर पेपर दे सकते हैं, ठीक है। सीएचएसएल की जो नौकरियां होती हैं वो कंप्लीटली मेरे भाई क्लर्क बेस्ड होती हैं, जैसे इसमें भी बहुत बढ़िया बढ़िया मंत्रालय है, डीआरडीओ है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। खुद मेरा सीएचएसएल में ऑल इंडिया रैंक था, और मेरे सीएचएसएल के हर पेपर में 50-50-50 थे, मैथ में 50 में 50, इंग्लिश में 50 में 50, रीजनिंग में 50 में 50। और मेरी जो पोस्टिंग थी वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में नौरोजी नगर दिल्ली में थी। बहुत ही बढ़िया जॉब है, टाइपिस्ट वाली यहाँ पर नौकरी है, लोअर डिवीजन क्लर्क में हो जाएगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर में हो जाएगा, ठीक है। और कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनका गणित में हाथ तंग होता है, उनके लिए बड़ा बढ़िया ऑप्शन हो जाता है स्टेनोग्राफर का, क्योंकि इसमें गणित पूछा ही नहीं जाता है, मैथ्स का कोई रोल ही नहीं है, और बहुत शानदार मेरे भाई यहाँ पेमेंट है, बहुत अच्छी इसमें सैलरी मिलती है, हम आगे बताएंगे आपको। काम भी देखो कितना सुकून वाला है, लड़का हो या लड़की हो, ऑफिस टाइपिंग का काम है, डाटा एंट्री करने का काम है। आप सोचिए पूरे भारत में इतना सारा काम हो रहा होता है, आप एक जज के पास भी जाते हैं तो एक बैठ करके ठुकठुका रहा होता है इसे टाइपिस्ट वहां पर, वो कौन काम करता है भैया, यही सीएचएसएल वाले करते हैं। आप डीआरडीओ में जाइए, कोई सामान आया उसकी एंट्री करनी है, लोग कितना घंटा काम की एंट्री करनी है, कौन करेगा, यही करेंगे, ठीक है। आप भारत के किसी भी मंत्रालय में चला जाइए, ये वाला व्यक्ति आपको जरूर मिलेगा, जो सीएचएसएल वाले हैं, जो सेलेक्ट होकर के जाते हैं, ठीक है। फिर जैसे आपकी मेरे भाई यहाँ पर डिग्री बढ़ती है, आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, आप कंबाइन ग्रेजुएट लेवल यानी सीजल जैसी नौकरी के लिए आप मेरे भाई एकदम एलिजिबल हो जाते हैं। पूरे भारत में जितने भी पारा मिलिट्री फोर्सेज है या दिल्ली पुलिस है, उनमें जो कांस्टेबल वाला है वो जीडी के माध्यम से सेलेक्ट होता है, और जो सब इंस्पेक्टर वाले सारे के सारे हैं वो सीपीओ के माध्यम से सेलेक्ट होते हैं। सिलेक्शन पोस्ट एक ऐसी नौकरी है जो तीनों लेवल पर बहाली निकालती है, 10वीं पर भी, 12वीं पर भी और ग्रेजुएशन लेवल पर भी। इसकी अलग अलग नौकरियां होती हैं, अलग अलग लेवल पर होती हैं। इसमें जितने भी सारे के सारे पद होते हैं वो सारे के सारे इंस्पेक्टर होते हैं, और आपका भाई भी खुद एक इंस्पेक्टर है, एक्साइज इंस्पेक्टर। इसलिए हम हमेशा कहते भी हैं सिलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलाएंगे, इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर बनाएंगे, और माशाल्लाह कई सारे इंस्पेक्टर सब तक बना चुके हैं, ठीक है। बात करें यहां पर तो देखो ये सारा सारा इंस्पेक्टर लेवल का पोस्ट हो गया या क्लर्क लेवल का पद हो गया, और इनमें जो ड्यूटी होती है इंस्पेक्टर वालों की वो सारा का सारा इन्वेस्टिगेशन, पुलिस प्रोफाइल या फील्ड जॉब होता है। और जो मेरे भाई क्लर्क वाले हो गए वो सारे के सारे नॉर्मल मेरे भाई ऑफिस वाला काम हो गया, जैसे सीएसएस का वर्क प्रोफाइल है, रेलवे वालों का वर्क प्रोफाइल है, तो ये सारा का सारा ऑफिस ड्यूटी हो जाता है। इन सभी से हट करके हमारे डिप्लोमा वाले भाइयों के लिए भी कुछ है, जिन्होंने डिप्लोमा या इंजीनियरिंग कर लिया है, तो उनके लिए एक बड़ा शानदार पद आता है जिसे हम एसएससी जेई कहते हैं, जूनियर इंजीनियर। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जूनियर इंजीनियर में आपने सिविल किया है, मैकेनिकल किया या इलेक्ट्रिकल किया मेरे भाई यहाँ, ठीक है, तो ये आपका पद यहाँ मिलता है, बढ़िया सैलरी होती है, बढ़िया काम होता है, ठीक है, टेक्निकल पूरा पूरा वर्क मिलेगा, साइट मैनेजमेंट का काम आपको मिलेगा। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक ऐसा मेरे भाई कमीशन है जो आपको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग डिग्रियों के हिसाब से जाने का मौका देती है, बढ़िया इज्जत देती है, बढ़िया रुतबा देती है, बढ़िया पैसा देती है, और शानदार मौका देती है कि आप यहाँ कुछ समय की तैयारी के अंदर में इनमें जा सकते हैं। मात्र 1.5 से 2 साल के अंदर में आप डेडिकेशन तैयारी के अंदर में आप लेकर के आ सकते हैं। तो वो तैयारी क्या रहेगा, वो पैटर्न क्या होगा, अब हम आपको वो समझाने वाले हैं कि इन एग्जाम्स में एग्जाम का पैटर्न क्या है। सबसे मजे की बात एसएससी की यही है दोस्त यहाँ पर कि तुम्हें वो 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और उन्हीं 4 सब्जेक्ट के आधार पर तुम इनमें से कोई भी परीक्षा दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि सीजल के लिए अलग तैयारी करो, सीएचएसएल के लिए अलग करो, सिलेक्शन पोस्ट के लिए अलग करो, एमटीएस के लिए अलग करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यही कारण है मैं जो हर बार बच्चों को बोलता हूं कि हमारे जो बैच भी आते हैं वो मैथ स्पेशल आता है, जीडी स्पेशल नहीं आता, एमटीएस स्पेशल नहीं आता। मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि जब यहां सरकार तुमको मौका दे रही है यहां पर एक ही तैयारी में सब कुछ निकालने का, तो तुम अपने आप को लिमिट ही क्यों कर रहे हो। शुरू से तैयारी करो, और ऐसे करो यहां पर कि तुम्हें कुछ ना दिखे, सिर्फ मछली की आंख दिखे, और मेरे भाई एक पद के लिए तुम फाइट करो, तुम सिलेक्शन लेकर के जाओ। आप देखो एक बार यहां कितना शानदार है। आपका सबसे पहला सीजल हो गया, फिर उसके बाद सीएचएसएल हो गया, फिर सिलेक्शन पोस्ट हो गया, फिर एमटीएस हो गया, फिर सीपीओ और स्टेनोग्राफर। आप देखो इनमें वही 4 सब्जेक्ट, रीजनिंग, मैथ, जीके जीएस और इंग्लिश। मेरे भाई यहां पर सीजल में रीजनिंग प्री में 25 नंबर का आता है, मैथ 25 नंबर का आता है, जीके जीएस इतना आता है, और मेरे भाई इंग्लिश इतना आता है। ये मैंने टीयर 1 लिखा है। जिनमें टीयर 1 पेपर होते हैं वो यहाँ है, जिनमें मेंस होता है वो अगली स्लाइड में है। तो इन सभी का जो टीयर 1 होता है आप देखोगे सीजल में भी सेम है, सीएचएसएल में भी सेम है, सिलेक्शन पोस्ट में भी सेम है, और एमटीएस में जाकर के फिर यहां रीजनिंग और मैथ के 20-20 सवाल हो जाते हैं, और ये क्वालिफाइंग हो जाते हैं, और मेरिट आपकी इन पर बन रही होती है। सारे के सारे पेपर आपके ऑनलाइन बेस्ड होते हैं। आप ऊपर का 3 देखो, सब में तीनों में 100-100 सवाल, सब में मेरे भाई 200 मिनट, और सब में यहाँ पर 60। तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर मानिए आपका सीजल का पेपर खराब गया, कोई बात नहीं, आप सीएचएसएल का पेपर दे दो, आप इसमें सिलेक्शन ले लो। ये खराब गया, आप सिलेक्शन पोस्ट में एंटर कर जाओ मेरे भाई। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक भी अगर थोड़ा सा कहीं गड़बड़ा रहा है उसी साल में 2 महीने बाद, ये होगा झट से इसको दे दो। हमने भी तो दिया ना भाई, हम सीएचएसएल में ऑल इंडिया रैंक 114 लेकर के आए, सीजल में लेकर के आए, दोनों पेपर साथ में हो रहे थे, तो भरने में दिक्कत क्या थी, 100 रुपए का फॉर्म आता है, भर दो भाई, बात खत्म हो गया। फिर एमटीएस है, फिर हमारा सीपीओ और स्टेनो।
सीपीयू में थोड़ा डबल डबल क्वेश्चन ये लोग पूछता है, 25 का डबल ऐसे करके 100 का डबल 200। समय भी लोग आपको मेरे भाई यहाँ पर जो है वो डबल देगा, 60 की जगह 120 मिनट देगा। क्यों? क्योंकि इसमें मेंस में खाली एक ही सब्जेक्ट रहता है, इसलिए। अब अगर मानो ये सारे के सारे पेपर हैं प्री वाले, आपका सवाल ये होगा सर इनमें से किस किस में मेंस होता है? तो मेरे भाई यहाँ पर सिर्फ 3 जगह पर मेंस होता है। सबसे पहला हो गया सीजीएल, फिर हो गया सीएचएसएल, फिर हो गया सीपीयू। इनमें मेरे भाई यहाँ पर मेंस होता है। सीजीएल में अगर हम बात करें, रीजनिंग के 30 सवाल, मैथ के 30 सवाल, जीके जीएस के 25, इंग्लिश के 45, 130 सवाल, 3-3 नंबर का यहाँ हो जाता है, 390 नंबर, इसी पर मेरिट बनती है। आपको यहाँ पर 2 घंटा मिलता है, सेशन 1 के लिए 1 घंटा, सेशन 2 के लिए मेरे भाई 1 घंटा। सीएचएसएल में क्या होता है, बस थोड़ा सा फर्क ये होता है, रीजनिंग 30 है, मैथ 30 है, जीके जीएस में 5 सवाल कम कर देंगे, इंग्लिश में 5 कम कर देंगे, और 120 सवाल और 360 नंबर समय मेरे भाई यहाँ पर उतना ही। क्यों? 12वीं लेवल की नौकरी है यार, सेम लेवल का कंपटीशन कैसे रख सकते हैं? यहाँ पर तो फर्क ही नहीं रहेगा ग्रेजुएट लेवल वाले में और 12th वाले में। तो इसीलिए उतने ही समय के अंदर में यहाँ पर इनसे 130 सवाल पूछे जाते हैं, और उतने ही समय में यहाँ पर 120 सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसी के आधार पर यहाँ जो है वो मेरिट बन रहा होता है। दोनों पेपर के बाद में सीपीयू जो है मेरे भाई, इसमें मेंस होता तो है, लेकिन ना मैथ पूछा जाता है, ना रीजनिंग पूछी जाती है, ना जीके जीएस, खाली पूछा जाता है तो इंग्लिश, और वहीं 200 सवाल। और ये शुरू से ये परंपरा इनकी चलती आ रही है, और इसी तरीके से पूछते हैं 200 सवाल, 200 नंबर, 120, और मेरिट बनती है 200 नंबर का प्री, 200 नंबर का मेंस, 400 नंबर पर ये मेरिट बना देंगे। अगर हम देखें तो क्या कि जानकारी जितनी महत्वपूर्ण है, उतना महत्वपूर्ण आपका हमारे साथ में जुड़ना भी है, क्योंकि यहाँ पर हम आपको फ्री में काफी सारी क्लासेस पढ़ा रहे होते हैं और सारी चीजें कर रहे होते हैं। और जब तक आप इसको सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तब तक वो सारी चीजों की फैसिलिटी आपको नहीं मिल पाएगी। तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि मेरी और भी ऐसी वीडियोस आएंगी जो आपको मेरे भाई फायदा पहुंचाएंगे। तो अब अंत में हम आते हैं यहाँ पर प्रिपरेशन करने की जो रणनीति है हमारी यहाँ क्या होनी चाहिए। तो देखिए, अलग अलग स्टेज के बच्चे होते हैं। जहां सबसे पहले जो शुरुआत होता है वो होता है स्टेज 0 से, फाउंडेशन बिल्डिंग। मेरे भाई एकदम शून्य से आपको स्टार्ट करना है। और फाउंडेशन बिल्डिंग यहाँ पर क्या होता है कि जब आप एकदम शुरू करते हो ना, सबसे पहले आप अपने माइंडसेट को रीसेट करो। हमको भैया कुछ नहीं आता है, हमको 0 से शुरू करना है, हम यहाँ से पढ़ेंगे। और उसके लिए आपको सबसे पहले, अगर आज मुझे यहाँ पर एसएससी की तैयारी करनी हो सीजल की, मैं सबसे पहले एक मॉक टेस्ट दूंगा। उस मॉक टेस्ट में पहला अपना स्कोर कार्ड सेव करके रख लूंगा, जैसे मेरी पहली सैलरी है। वो ये बात को रिमाइंड करेगी कि तुमने शुरुआत कहाँ से की थी। और तब उसके बाद में आप अपनी कोचिंग, आप अपनी क्लासेस को शुरू करिए। अगर आप मेरे भाई बिगिनर हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर बेहतर तरीके से जो है वो ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं। आप ऑफलाइन कोचिंग भी ले सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन कोचिंग वहीं लीजिएगा जो बड़े शहर हैं, ठीक है, जैसे कि आपका दिल्ली हो गया। क्योंकि अगर आप ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हैं तो इतना मान करके चलिए आपके पास में सामर्थ्य है, फिर आपको छोटे शहरों में नॉर्मल जगह पर क्यों पढ़ना, फिर अच्छी फैकल्टी से पढ़िए, अच्छे टीचर से पढ़िए। तो अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है तो दिल्ली के जो शिक्षक मुखर्जी नगर में पढ़ाते हैं वो बढ़िया, आप वहां से पढ़ सकते हैं। और ऑनलाइन पढ़ना है तो फिर आप अपने हिसाब से अपना चयन कर लीजिएगा। तो सबसे पहला स्टेप हो जाता है कि एक मॉक टेस्ट दे दीजिए, और तब उसके बाद में आप अपनी मेरे भाई यहाँ पर कोचिंग शुरू करिए। फिर उसके बाद 1-1.5 साल का मेंटल कमिटमेंट अपने आप से कर लीजिए कि भाई इतना समय मुझे लगेगा, इतना समय मुझे देना पड़ेगा। कई ऐसे बच्चे होते हैं, सर 6 महीने में सिलेक्शन करवा दीजिए। हलवा है क्या भाई? एक बात बताओ, इतनी बड़ी सरकारी नौकरी, इतना बड़ा पद, इतना बड़ा, और आप चाह रहे हैं 6 महीने के अंदर में यहाँ पर हो जाए? मजाक है क्या? बताइए। कम से कम आपको 1.5 साल तो देना पड़ेगा वहां पर। तो इतना समय आप अपने आप से एक मेंटल कमिटमेंट लेकर के चलिए। आप यहाँ 1 साल 1.5 साल इतना हो जाएगा भाई आपका, ठीक है। एक मेरे भाई यहाँ पर जो है एग्जाम पर फिक्स रहिए, और आप बाकी चीजों से डिस्ट्रैक्ट मत होइए। एकदम बदल मत जाना मौसम की तरह, वो वाली कहानी की एक पेपर आया उस पर भी भागे, दूसरा आया उस पर भी भागे। इस तरीके से आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने क्लियर गोल बना करके रखिए कि मुझे ये बनना है तो बनना है। तो पहला जो स्टेज 0 था वो यहाँ 2 महीनों के लिए था, यहाँ पर कि आपको अपनी कोचिंग जो है वो शुरू कर देनी है। अब उसके बाद में स्टेज नंबर 1 आता है, ये पहले 2 महीनों के लिए। इन पहले 2 महीनों में आपको क्या करना है, एक ही बार चारों सब्जेक्ट लेकर के नहीं कूद जाना है कि यहाँ 4 उंगली घी में, वैसा एकदम काम नहीं करेंगे। 2 सब्जेक्ट लेंगे, मैथ और रीजनिंग, शुरुआत यहाँ से करेंगे, पढ़ेंगे यहाँ से। पढ़ने के साथ साथ मेरे भाई यहाँ पर इनका रिवीजन और डेली प्रैक्टिस करेंगे। जो आपका टीचर पढ़ा रहा है, जो आपको शीट दे रहा है, जो बढ़िया तरीके से पीवाईक्यू दे रहा है, आप उसकी प्रैक्टिस करो। उसके साथ अपने कंसेप्ट के ऊपर में मेरे भाई आप फोकस करो कि हाँ पढ़ाया उन्होंने, पढ़ने के बाद में मैंने पीवाईक्यू क्वेश्चंस लगाए, क्लियर हो गया। मैंने यहाँ पर फॉर्मुला बुक जैसी किताबों से रिवीजन की, वो मेरा क्लियर हो गया। दैट्स इट मेरे भाई। शुरू के 2 महीने बहुत ज्यादा हाथ पांव नहीं मारना है, दूसरों को देख करके अपनी नैया नहीं डुबानी है, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा बचे रहो और अपने आप में मेरे भाई एकदम फिक्स रखो। फिर अगले 3 महीने की जो रणनीति होगी, तीसरा, चौथा, 5वां महीना, उनमें यहाँ पर क्या करो, इंग्लिश को तीसरे महीने में अपना ऐड कर लो, ठीक है, थोड़ा यहाँ पर। और फिर 2 महीने तक चलने के बाद में फिर जीके जीएस को मेरे भाई यहाँ पर 5वें महीने में ऐड कर लो। चारों सब्जेक्ट एक साथ शुरू करने में प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ जाता है कि आप किसी को ना रिवाइज कर पाते हैं, ना किसी के पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर पाते हैं, फिर बाद में परेशान हो जाते हैं। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। एक डेली रूटीन हर सब्जेक्ट का बना करके आपको चलना और बढ़िया तरीके से मेरे भाई यहाँ पर आपको पढ़ते रहना है। 6ठे महीने के बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है वो समझ लीजिए। इस महीने के बाद में आपको रिवाइज करना है चैप्टर वाइज, ठीक है। 6 महीने हो गए, सिलेबस लगभग 60 से 70% कंप्लीट हो गया। अब यहाँ मौका है कि जो चीजें आपने पढ़ी आप उसको भूलो नहीं। वो कब नहीं भूलोगे? जब आप उसके सेक्शनल टेस्ट दोगे, जब आप अलग अलग टेलीग्राम पर उसके क्विज अटेम्प्ट करोगे, जब वापस से आप अपनी पीवाईक्यू किताबों को पकड़ करके आप उनके क्वेश्चंस लगाओगे, तब आप उनको नहीं भूलोगे। तो यही वक्त है 6 महीने के बाद में आपको पूरा रिवीजन करने का, सेक्शनल टेस्ट मेरे भाई यहां पर देने का। और इसी दौरान अब आपको शुरू कर देना है फुल लेंथ मॉक टेस्ट। जब संडे आ जाएगा मेरे भाई यहां पर, तो संडे वाले दिन में आपको अभी से फुल लेंथ मॉक टेस्ट शुरू करना है। डजंट मैटर स्कोर क्या है, चाहे 100 पर अटके हो, 120 पर हो, 130 पर हो, वो धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारे मार्क्स बढ़ेंगे। और जो ये मॉक टेस्ट होता है ना, ये तुमको एक ट्रैक पर रखने का काम करता है। तो इस तरीके से मेरे भाई यहां पर जो प्रिपरेशन की है वो स्ट्रेटजी आपको रखनी है।
एकदम क्लियर कट मेरे भाई कि यहाँ पर इतने महीने में ये सब्जेक्ट, फिर ये सब्जेक्ट, फिर इस टाइम पर मॉक टेस्ट, इस तरीके से यहाँ पर तैयारी के दौरान कौन ऐसी चीजें जो करनी है और कौन ऐसी चीजें हैं जो नहीं करनी है, तो वो हम आपको मेरे भाई यहाँ पर बता दें। सबसे पहले जितना महत्वपूर्ण पढ़ना है उतना ही महत्वपूर्ण आपका रिविजन भी है। तो रिविजन आपको यहाँ पर डेली 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 करते रहना है, ये आपको एक ट्रैक पर मेंटेन करके चलेगा। उसके बाद एक प्रॉपर आपको रूटीन और टाइम टेबल के साथ, भाई एक बात बताओ, तुम दिन की शुरुआत कर रहे हो और तुम्हें पूरे दिन क्या करना है वही नहीं पता, क्या फायदा पढ़ने का। मैं ये नहीं कहता कि ऐसे लिख दो 8 बजे से 10 बजे तक ये सब्जेक्ट पढ़ना है, लेकिन ये जरूर होना चाहिए कि लगभग मुझे इंग्लिश को 2 घंटा देना है, गणित को इतना घंटा देना है, रीजनिंग को इतना घंटा देना है, और उसके हिसाब से आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये ध्यान रखिए, टाइम टेबल रहे, रिवीजन हफ्ते भर करते रहे। मैं बोलता हूं जैसे 5 दिन पढ़ाई करो, 2 दिन रिवीजन करो, ये मेरा टेक्निक है, मैंने इसको फॉलो किया, मैंने सिलेक्शन ली, मैंने 5 नौकरियां निकाली, कई लोगों को ऐसे नौकरियां दिलवाई, आप भी ये फॉलो करें, आपका भी हो जाएगा। प्रीवियस ईयर को एकदम बाई हार्ट करके रखें और थोड़ा बहुत साइड का भी पढ़ते रहें, ताकि आपको जो है नर्वसनेस ना रहे और अपने आप में कॉन्फिडेंट रहें। तो आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं। जो कोचिंग के दौरान आपने अपने नोट्स बनाए थे, आपको उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। साथ में अगर आपके पास नहीं है तो ये फॉर्मुला बुक आपको मैथ्स के लिए मंगा लेनी है। ये एक अपने आप में एक ऐसी ब्रह्मास्त्र है जो आपको पूरा पूरा तैयारी को समेटने का बहुत शानदार काम करती है। मतलब अगर आप गणित में पूरा नंबर लेकर के आना चाहते हैं तो आपका पढ़ना और प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करने के साथ साथ यहाँ से रिविजन करना बहुत आवश्यक पड़ जाता है। तो फ्लिपकार्ट, अमेजन या कहीं से रहे, आप इसको मंगा करके बढ़िया तरीके से पढ़ लेना, अपने आप में एक बहुत ही शानदार किताब है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मॉक को बहुत स्ट्रेटेजिकली देना है। मॉक टेस्ट देते वक्त में जो गलतियां होती हैं उसको नोट करना है एक डायरी ऑफ मिस्टेक्स में, और तब उसके बाद में उसको बढ़िया तरीके से एनालाइज करके उसको सुधारना है। जिस व्यक्ति ने मॉक के स्कोर में मॉक की गलतियों को नहीं सुधारा, उसका मॉक का मार्क्स कभी नहीं बढ़ सकता है। गलतियां जैसे जैसे सुधरेंगी, मार्क्स तुम्हारे वैसे वैसे बढ़ेंगे और कभी भी तुम्हारे मार्क्स जो है वो अटकेंगे नहीं। रिविजन करो, गलतियों को सुधारो, मॉक्स के मार्क्स मेरे भाई यहाँ पर ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। जितना महत्वपूर्ण मॉक टेस्ट देना है उतना ही महत्वपूर्ण उसका एनालिसिस मेरे भाई यहाँ पर करना है। तो ये चीजें अगर आप कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से आप यहाँ पर सिलेक्शन मेरे भाई ले पाएंगे, और ये सारी बातें बहुत जरूरी है। जितना जरूरी तैयारी है उतना ही जरूरी बीच बीच में ब्रेक लेना भी है। बट मेरे को ये कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग ऑटोमेटिक ब्रेक ले लोगे। मूवी जब आएगा तुम देखने चले ही जाओगे, उसका जब कॉल आएगा तुम घूमने चले ही जाओगे। तो ये कहने वाली बात नहीं है, ये तुम खुद से कर लोगे, मुझे पता है। ठीक है, क्या नहीं करना है वो भी जरा सुन लीजिए भैया। बार बार अपने टीचर को और कंटेंट को मत बदलो। मैंने कहा ना कि आज के समय में यहाँ पर यूट्यूब के जमाने में टेलीग्राम पर इतना सारा कंटेंट है, ठीक है, मन करता है ये भी पीडीएफ देख ले, मन करता है। मतलब एक बच्चा था, मैं देख रहा था यहाँ पर कि उसके लैपटॉप में लगभग हर टीचर की वीडियो है, लेकिन जब मैंने उससे 2 सवाल पूछे तो उसको कुछ भी नहीं आया। भाई ज्ञान लैपटॉप में थोड़ी रखना था, ज्ञान तो दिमाग में रखना था। एक ही को फॉलो करते, बार बार पढ़ते, जरूरी तुम्हारे लिए वो हो जाता। टेबल जितना भारी होगा, याद रखना मेरे भाई यहाँ पर, दिमाग उतना भारी होगा और सिलेक्शन उतना डीले होगा। टेबल को हल्का रखो, किताबें कम रखो, उस पर जो रखो सेलेक्टिव रखो और उसको कई बार पढ़ो। ठीक है, नई नई किताबों के पीछे भागने की आवश्यकता मेरे भाई यहाँ पर नहीं है। ठीक है, कोई भी चीज आधा अधूरा छोड़ने की जरूरत नहीं है, जब शुरू की है तो खत्म करो। मैं कई बार ऐसा देखता हूं यहाँ पर कि हमारा कोई भी टॉपिक स्टार्ट होता है, पहले दूसरे तीसरे लेक्चर तक बच्चा मेंटेन करके रखता है रिदम को, चौथे पांचवें के बाद वो टूटना शुरू हो जाता है। जितना महत्वपूर्ण पहला लेक्चर है उतना ही महत्वपूर्ण अंतिम लेक्चर भी है, इस बात को ध्यान रखिए। नहीं पढ़ेंगे नुकसान आपका है। आप सोचते हैं 10 में से 7 लेक्चर देख लेंगे और ट्रिग्नोमेट्री हम सीख लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। सब देखना पड़ेगा, सब पढ़ना पड़ेगा, सब सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप यहां ध्यान रखिए। बाकी प्रैक्टिस पर भी पूरा पूरा फोकस करके चलिए, बहुत बढ़िया रहेगा। एंड डोंट वेट फॉर द परफेक्ट टाइम। मेरे भाई यहाँ पर वो कहा गया ना कि बाद वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले, सफलता प्राप्त करने वाले उसको छोड़ करके चले जाते हैं। तो वो आप मत रहिए यहाँ पर, समय को लीजिए, खुद का बनाइए। ठीक है, ये आप यहाँ पर ध्यान रखिए। पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है, ये मेरे भाई एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। 1.5 साल के अंदर में बहुत सारी चीजें अप एंड डाउन होंगी, ठीक है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। एट द एंड में जीत आपकी होने वाली है, ये मान करके चलिए आप। और ये हमारी पहली वीडियो थी यहाँ पर, तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। बाकी यहाँ पर टेलीग्राम पर, ये हमारे 2 टेलीग्राम है दोस्त, ठीक है, आप इनको ज्वाइन कर लेना। जितनी भी किताबें होती हैं उन सबकी पीडीएफ यहाँ पर डाल दी जाती हैं। तो पूरा जो हम सीरीज शुरू करने वाले हैं 12th के बाद, ठीक है, एसएससी की तैयारी कैसे करें, 12th के बाद रेलवे की तैयारी कैसे करें, तो ये एक पहली वीडियो थी जिसमें हमने बताया कि एसएससी की तैयारी कैसे करें। ऐसे और भी काफी सारी वीडियोस आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करके रखना होगा। और मन में कोई सवाल रहा होगा तो वो जरूर बताना। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अच्छा लगे ना तो दोस्तों तक जरूर शेयर करना। बाकी मिलूंगा अगली वीडियो में, ठीक है, एक नए जोश के साथ, नई ऊर्जा के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।